हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोवर्स। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे एमएससी 104 की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक आता है हेरोड डॉमर मॉडल। ओके, सबसे पहले हम इसका रिव्यू देख लेते हैं। चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस किया है। हेरोड और डॉमर दो इकोनॉमिस्ट थे, दोनों की अलग अलग रिसर्च थी, पर दोनों का जो रिसर्च का रिजल्ट आया वो दोनों का सेम था, इसीलिए हम दोनों को सिंगल मॉडल में पढ़ते हैं। मॉडल का नाम है हेरोड डॉमर मॉडल, राइट। ओके, हैरोड का जो फुल नेम है वो है RF हैरोड। इनकी जो बुक आई थी वो आई थी टुवार्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक, जो आई थी 1948 में। ये इनकी फर्स्ट बुक थी, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने ये रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट किया था, प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और हमारे रिजल्ट लेके आए थे। इसी के अंदर से हमारा हेरोड डॉमर मॉडल में से जो हेरोड वाला पार्ट है वो निकल के आया था। ओके, एंड डॉमर का फुल नेम है एफ से डॉमर। इनकी बुक थी एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि आई थी 1947 में। और उसके बाद जो हेरोड डॉमर मॉडल का कॉन्सेप्ट है वो आया था इनका एसे ऑन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वाली बुक में, जो कि इनकी पब्लिश हुई थी 1957 में। आप ये ईयर याद रखोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। Okay, so both models may differ in details, but the idea contained in both the models are same. तो सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई, दोनों के मॉडल अलग अलग थे, दोनों की रिसर्च अलग अलग थी। इनका जो था, इनका एरिया अलग था, इनका एरिया अलग था, दोनों को नहीं पता था दोनों किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बट जब आइडिया निकल के आया तो दोनों की रिसर्च जो थी बिल्कुल सेम थी, तो इसीलिए हम इसको कंबाइन पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसका, कैपिटल एक्युमुलेशन प्लेज अ क्रूशियल पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो इस पूरे ग्रोथ में हम जो बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्युमुलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो कीन्स मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला है वो यूज़ होता है। Harrod Dahmer considered both the demand and supply side of investment process डेवलपमेंट एंड कीन्स मॉडल ऑफ ग्रोथ। सेम चीज़ है यहाँ पे, हमारी डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को कंसीडर किया गया है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, जिसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों साइड हम पढ़ेंगे और इक्विलिब्रियम निकालेंगे, ठीक है। दिस मॉडल डील्स विद द डेवलप्ड कंट्री विच ऑलरेडी अचीव्ड फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ये मोस्टली जो अप्लाई होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में अप्लाई होता है, उसी के कंसिडरेशन में ये मॉडल प्रिपेयर किया गया था, जिसके अंदर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को अज्यूम करके चलते हैं। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ही नहीं अज्यूम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। तो डेवलपमेंट कंट्रीज़ में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी अचीव हो चुका होता है, तो उसके कंसिडरेशन में हम ये मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो मेन फोकस होता है वो स्टडी ग्रोथ स्टेट को लाने में होता है, यानी कि हमें एक ऐसा स्टेट इक्विलिब्रियम लेके आना है कि जहाँ पे हमारी इनफ इन्वेस्टमेंट हो, इनफ सेविंग हो, जिससे कि हम अपना इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर सकें। जिसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हमारी जो स्टडी स्टेट है वो वहाँ से डिसइक्विलिब्रियम ना हो, यानी कि यहाँ से हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहते, इसी स्टडी ग्रोथ पे हम लॉन्ग टर्म तक स्टे रहना चाहते हैं। हैरोड यूज मल्टीप्लायर एंड एसिलरेटर टू एक्सप्लेन डायनेमिक डेवलपमेंट। डायनेमिक डेवलपमेंट की सिचुएशन इसको हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या है, हमारा मल्टीप्लायर एसिलरेटर दोनों की इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ की हुई हैं हैरोड डॉमर मॉडल को समझाने के लिए, राइट। ओके, सो अब हम इसके कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे। हमारे इकोनॉमिक्स में जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सब के अंदर हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं। इसके अंदर हमारी कुछ अजम्पशंस हैं, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इसके अंदर पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। अभी हमने बताया था कि हम यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कंसिडर करेंगे। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेजस फेयर है, मार्केट फोर्स से ही चीज़ें हमारी डिसाइड होती है, इक्विलिब्रियम हमारा अचीव होता है। ऑपरेट्स विद अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, यहाँ पे अजम्पशन लिया है क्लोज्ड इकोनॉमी का, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, और हमारा ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की सिचुएशन भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, एंड फोर्थ हमारी अजम्पशंस है नो लैग बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो साथ के साथ हम अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर पा रहे हैं, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। फिफ्थ अजम्पशन है हमारी कि एपीएस जो है हमारा एमपीएस के इक्वल है, यानी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के इक्वल है, राइट। एमपीएस कंटेन्स
रिमेन्स कांस्टेंट। एमपीएस जब हमारा कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब हमारा एवरेज भी सेम आएगा, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है हमारी फिक्स्ड ली हुई है। ओके उसके बाद जो हमारी 8 अजम्पशंस है कि यहाँ पे ना हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी हमारा लाइफ टाइम यूज़ होगा किसका, कोई भी कैपिटल मशीनरी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सबका लाइफ टाइम यूज़ हम लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं होंगे तो उसकी वैल्यू भी रिड्यूस नहीं होगी। उससे अगला है नो लैग बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जितना हम सेव करेंगे उतना साथ के साथ इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा कोई लैग नहीं है। आगे है जनरल प्राइस लेवल इज़ कांस्टेंट। जो जनरल प्राइस लेवल हम लिख के चल रहे हैं वो कांस्टेंट है, यानी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा गिवन है, इंटरेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसके बाद है फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन कैपिटल लेबर। कैपिटल लेबर रेशियो में फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेके चल रहे हैं, मतलब कि दोनों चीज़ें सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती हैं। जितना लेबर फिक्स्ड है उतनी ही लेबर यूज़ कर सकते हैं, जितनी कैपिटल फिक्स है उतनी कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह पे एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसीडर्ड ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इकनॉमी काफ़ी बड़ी होती है इसीलिए हम एजम्पशंस लेके चलते हैं ताकि हम अपनी स्टडी को क्या कर सकें, थोड़ा ईजी बना सकें। तो यहाँ पर हम सिंगल प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, राइट। डॉमर मॉडल की साइड को स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें जो हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन थे, यानी कोई भी रिसर्च होती है वो एक प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होती है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी डॉमर के साथ वो ये हुई थी, जस्ट अ मिनट, ओके, कि एट व्हाट रेट इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन इनकम इक्वल टू इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। कि कितने रेट में उसको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करनी है कि जो हमारी इनकम है, इंक्रीज़ इन इनकम है वो इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी के इक्वल हो जाए, जिससे कि हम अपना जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसको मेंटेन कर सकें, यानी स्टडी स्टेट पे पहुंच सकें। तो उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का डुअल रोल पढ़ेंगे। ओके, हमारा डुअल कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि पहला एग्रीगेट डिमांड की साइड है, दूसरा एग्रीगेट सप्लाई की साइड है। एग्रीगेट डिमांड में हम क्या करेंगे, इनकम जनरेशन को देखेंगे, क्या कितनी इनकम हमारी जनरेट हो रही है, एंड सप्लाई साइड में हम देखेंगे कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी हम ऐड कर पा रहे हैं, यानी कितनी प्रोडक्शन में हम इंक्रीज़ ला पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सप्लाई साइड को देखते हैं। सप्लाई साइड में हमारा आता है सिग्मा इजिकल्स टू चेंज इन वाई अपॉन में आई। ये मैं आपको मल्टीप्लायर और एसिलरेटर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मल्टीप्लायर में हमारा क्या होता है कि हमारे इनकम में कितना चेंज आ रहा है इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से, यानी कि जब हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, यानी जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, वो वाली इन्वेस्टमेंट जब हमारी चेंज होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इनकम पे। तो एसिलरेटर इसका ही अपोजिट होता है। एसिलरेटर में क्या होता है हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज होती है इनकम की वजह से, यानी इनकम में चेंज आने की वजह से इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सिग्मा इजिकल्स टू चेंज इन वाई अपन में चेंज इन आई। तो ये वाला तो हमारा मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हो गया, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है हमारा चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो हमारा यूज़ हो रहा है वो हो रहा है मल्टीप्लायर का। ओके, सो जब हम हमारी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगी चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू आई एंड सिग्मा। मतलब कि हमारी जो कितनी इन्वेस्टमेंट है और टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट के रेट के हिसाब से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल ये हमारा चेंज इन इनकम निकल के आ गया। इसी को हम कहते हैं सिग्मा इफेक्ट, जहाँ पे हमारा जो सिग्मा है वो क्या है, हमारे नेट पोटेंशियल ऑफ कैपिटल, यानी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे कैपिटल की, राइट। ये जो हमारा साइन है ना इसको हम सिग्मा कहते हैं। आई जो हमारा है वो यहाँ पे है हमारा एनुअल रेट ऑफ इन्वेस्ट। साइड में क्या होता है डिमांड साइड यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कीन्स मल्टीप्लायर से ही यूज़ होता है। यहाँ पे जो हमारा कीन्स मल्टीप्लायर था उसका फॉर्मूला क्या होता था 1/MP/S, इसको हम 1/1 - MP/C भी बोलते थे, ठीक है, क्योंकि MP/C + MP/S 1 होता है। और दूसरा इसका था चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। मल्टीप्लायर में हम ये पढ़ते थे ना चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। का फॉर्मूला था 1/MP/S इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे MP/S को अल्फ़ा, ये वाला जो हमारा साइन है इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। तो अब हम इसको पुट करेंगे चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई,
चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई, और यहाँ पे के जो 1/MP का था, MP की जगह हम यहाँ पे अल्फ़ा की साइन का यूज़ करेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा चेंज इन आई जो है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन आई अपॉन में अल्फ़ा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी डिमांड साइड की, और जो ऊपर निकल के आई थी हमारी चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू आई अपॉन में सिग्मा, ये हमारी निकल के आई थी सप्लाई साइड की। तो दोनों साइड हमारा चेंज इन वाई तो सेम है, तो इक्विलिब्रियम में हम क्या लेंगे, जो हमारी वाई है डिमांड साइड का, जो हमारा वाई है सप्लाई साइड का, इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे इक्विलिब्रियम में। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हम इक्वल लेके चलते थे, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनको इक्वल पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, चेंज इन आई अपॉन में सिग्मा, ये जो हमारी डिमांड साइड का आया था ये वाली इक्वेशन, और सप्लाई साइड पे क्या आई थी हमारी आई इंटू में सिग्मा, यानी जो हमारी नेट पोटेंशियल थी कैपिटल की। ओके, हाँ जी, तो हमारी जो इक्वेशन आई थी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ से हमारा सिग्मा था वो हमारा यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ हमारा आई था इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे आगे डिवाइड में। तो जब कोई भी चीज़ हमारी इस फॉर्म में होती है, यानी कि चेंज इन आई अपॉन में आई या चेंज इन वाई अपॉन में वाई, तो हम इसको ग्रोथ बोलते हैं। अगर आई में चेंज आ रहा है आई की वजह से तो वो हमारा हो गया ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट, अगर चेंज आ रहा है इनकम में इनकम की वजह से तो वो हमारा हो गया ग्रोथ किसका, ये हमारा ग्रोथ हो गया आउटपुट का। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी ग्रोथ आ गई इन्वेस्टमेंट की, और ये साइड आ गई हमारी MPS इंटू कैपिटल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको हम डिमांड साइड कंसीडर कर लेंगे, इसको हम सप्लाई साइड कंसीडर कर लेंगे। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है और ये हमारी प्रोडक्टिविटी आ गई है। अब अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ ज़्यादा होती है प्रोडक्टिविटी से, ठीक है, यानी डिमांड साइड हमारी ज़्यादा हो रही है सप्लाई साइड से, तो यहाँ पे हमारी कौन सी इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाएगी, बूम पीरियड हो जाएगा। अगर हमारे जो डिमांड साइड है वो स्मॉलर होती है सप्लाई साइड से, यानी इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है प्रोडक्टिविटी से, तो वो हमारा कौन सी साइड हो गई, डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन यानी रिसेशन, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं डॉमर का ही। इन्होंने लेट किया है जो हमारा वाई है डिमांड है एग्रीगेट, वो हमारी $150 बिलियन है, ये डॉलर में है। ये हमारा सिग्मा दिया हुआ है 25%, यानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कैपिटल की, नेट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कैपिटल। सिग्मा दिया हुआ हमारा 12%, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा दिया हुआ है 12%, तो हम सेविंग कैसे निकालेंगे, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 150 इंटू 12%, ये हमारा आ जाएगा $18 बिलियन। तो अभी हमने पढ़ा था कि कोई टाइम लैग नहीं है, जितना सेविंग है उतना ही इन्वेस्टमेंट है, तो इतनी यानी हमारी हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, इतनी हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट आ गया $18 बिलियन। अब ये क्या करेगा, विल रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो वाई जो हमारा ये है अल्फ़ा 12%, सिग्मा हमारा 25%, ये हमारा आ गया $4.5 बिलियन। ठीक है, यही हमारी नेशनल इनकम है, यानी जो नेशनल इनकम चेंज होगी, नेशनल इनकम राइज बाय सेम अमाउंट। ठीक है, यही वाली अमाउंट $4.5 बिलियन। अब यहाँ पे जो ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट की वो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ क्या थी, चेंज इन आई अपॉन में आई, और ये हमारी इक्वेशन क्या आई थी, सिग्मा और अल्फ़ा, सिग्मा और अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा और अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें दी हुई है 12% और 25%, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 3%, यानी जो हमारी ग्रोथ आ रही है या हमारी जो इनकम में आ रही है ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 3%। ठीक है, यहाँ से आपका डॉमर मॉडल फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे हैरोल्ड मॉडल। अब हैरोल्ड मॉडल की क्या प्रॉब्लम थी, हाउ स्टडी ग्रोथ में अकर इन द इकोनॉमी, स्टडी ग्रोथ की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, हम उसको इकोनॉमी में कैसे अचीव करेंगे, यानी कैसे इस इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचेंगे जहां से हम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहते लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, पढ़ाते हुए हैरोल्ड ने क्या किया था, 3 ग्रोथ मॉडल कॉन्सेप्ट लिए थे, जिसमें पहला था एक्चुअल, दूसरा वारंटेड, तीसरा नेचुरल। एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है इसको हमने डिनोट किया है जी से और जी ए से। ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल ग्रोथ को, सो जी
एंड जी ए वारंटेड ग्रोथ रेट जो है हमारा, इसको हम डिनोट करेंगे जी डब्ल्यू से। डब्ल्यू मतलब वारंटेड। नेचुरल ग्रोथ रेट को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे जी एन से। जी एन मतलब नेचुरल ग्रोथ रेट। सो फर्स्ट हमारा क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट में हमारी जो इक्वेशन उन्होंने दी थी वो ये थी, फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन जी सी इज इक्वल्स टू एस। अब ये जो यहाँ पे एस है ना, ये सेविंग आउटपुट रेशो है और ये कैपिटल आउटपुट रेशो है, ठीक है। ये कैपिटल और सेविंग नहीं है सिंपल, ये कैपिटल आउटपुट रेशो है, ये एस यानी सेविंग आउटपुट रेशो। जी ए, जी लिखो जी ए लिखो, एक ही बात है, एक्चुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअल ग्रोथ, अभी मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का चेंज जब उसके सेम चीज़ से डिवाइड करते हैं तो हमारी ग्रोथ आ जाती है। एक्चुअल ग्रोथ रेट, ग्रोथ की बात हो रही है तो यहाँ पे वाई आ गया, चेंज इन वाई अपॉन में वाई। ये जी ए को हम ये भी लिख सकते हैं। अब आता है सी ए। सी ए यानी कैपिटल आउटपुट रेशो। ए यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम एक्चुअल के लिए, क्योंकि एक्चुअल कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो नेट एडिशन टू कैपिटल, या कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे कैपिटल में, उसको हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन कैपिटल, किसकी वजह से, चेंज इन आउटपुट। तो जब भी कैपिटल में चेंज होता है या हम एडिशन करते हैं कैपिटल में, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट ही तो बोलते हैं। आपने कैपिटल बढ़ा दी 100 रुपये से, यानी कि आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो हम चेंज इन के की जगह आई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आई अपॉन में चेंज इन वाई। ये हमारा एसिलरेटर का कॉन्सेप्ट है। अभी जो हमने डर्मर मॉडल में पढ़ा था वहाँ पे हमने मल्टीप्लायर का यूज़ किया था, यहाँ पे हम एसिलरेटर का यूज़ करेंगे। मल्टीप्लायर में क्या था, जब हमारे इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में चेंज होता है, और एसिलरेटर में क्या होता है, जब हमारे इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेविंग इनकम रेशो। इनकम ले लो आउटपुट ले लो, एक ही बात है, दोनों को हम वाई से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हमने असम्पशंस में पहले ही पढ़ा था कि हम एवरेज और मार्जिनल को सेम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे एस अपॉन में वाई या चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई दोनों इक्वल है। ये हमारा एपीएस का फॉर्मूला है और ये हमारा एमपीएस का फॉर्मूला है, राइट। ओके, सो जी सी इज इक्वल्स टू एस, यानी जी ए सी ए इज इक्वल्स टू एस, एक ही बात है, ए हमारा एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हमने ग्रोथ क्या निकाली थी, चेंज इन वाई अपॉन में वाई, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सी ए के लिए हमने क्या निकाला था, आई अपॉन में चेंज इन वाई, यहाँ पे पुट कर देंगे। एस हमारा क्या है, सेविंग आउटपुट रेशो या सेविंग इनपुट इनकम रेशो। तो ये हो गया एस अपॉन में वाई। चेंज इन वाई को चेंज इन वाई से यहाँ पे कट कर देंगे, यहाँ पे रह जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशो, सेविंग आउटपुट रेशो। वाई वाई से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा सिंपल इनकम इजिकल्स टू इन्वेस्टमेंट इजिकल्स टू सेविंग, यानी जितना आप सेव कर रहे हो साथ के साथ सारा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट इजिकल्स टू सेविंग है, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब ये हमारे मॉडल में होना कंपलसरी है अचीव करने के लिए स्टडी ग्रोथ को, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो हमारी इक्वेशन आई है ना, इन्वेस्टमेंट इजिकल्स टू सेविंग, यही हमारा होता है डायनेमिक। स्टडी ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट इजिकल्स टू सेविंग, और इसी को ही हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब जो उन्होंने सेकंड ग्रोथ दिया था, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया था, वो था हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है, एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी जितना हम एक्चुअली में अचीव कर पा रहे हैं। वारंटेड ग्रोथ रेट जितना हम अचीव कर सकते हैं, जितनी हमारी फुल कैपेसिटी है, जितना हमारा पोटेंशियल है हमारा, जितनी फुल कैपेसिटी है। अगर हमको रिक्वायर्ड कैपिटल मिलती है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि मुझे 100 रुपये की कैपिटल चाहिए अपना वारंटेड ग्रोथ को अचीव करने के लिए, तो मैं अपना जितना चाहती हूँ, जितनी मेरी फुल कैपेसिटी है उतना मैं अचीव कर सकती हूँ। तो वहीं पे अगर हमें रिक्वायर्ड कैपिटल मिलती है, तब हम कितना अपनी कैपेसिटी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं, वो हमारा होता है वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी सेम होती है, बस वहाँ पे एक्चुअल की जगह रिक्वायर्ड आ जाएगा कैपिटल में। जो अब हम यहाँ पे सी ए लेके चल रहे थे, यहाँ पे सी आर आ जाएगा, यानी रिक्वायर्ड कैपिटल, वो थी एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट था, यानी कि जितना एक्चुअल है, जितना अचीव हो चुका है, जितना कैपिटल एक्चुअली में हमारे पास है, वो हम लेके चल रहे थे। यहाँ पे रिक्वायर्ड जितनी हमें ज़रूरत है, यानी हम यहाँ पे एक्स एंटी लेके चल रहे हैं, जितना हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतना अगर हमारे पास हो तो हमारे पास कितनी ग्रोथ होगी, ठीक है। इसको अब
हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो जो कैपिटल है और ग्रोथ है ये दोनों नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होगा, जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे ग्रोथ हमारी बढ़ेगी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, तीनों केस में सेम हमारी चीज़ अप्लाई होगी। यहाँ पे तो जो GW है वो हम किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट के लिए। CR किसके लिए डिनोट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो के लिए। और यहाँ पे हम S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग आउटपुट रेशो। अभी मैंने बताया था मार्जिनल और एवरेज जो है वो आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। अब हमारा अगला आता है जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल ग्रोथ रेट का। नेचुरल ग्रोथ रेट आपकी क्या होती है, अचीवेबल बाय यूज़ ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। ये तो हमारा था कि हम कितना अचीव कर सकते हैं, जितनी हमें रिक्वायर है कैपिटल की उतना अगर हमें मिल जाए तो, यानी जितने रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट है अगर वो सारे रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं तो हम कितना ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं। ये है कि जितने भी हमारे पास पॉसिबल या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी में, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने भी कैपिटल है, जितने भी लेबर है, वो सारा अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कितना मैक्सिमम अचीव कर पा रहे हैं अपना, ठीक है। ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ है। इससे ज़्यादा तो हम अचीव ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम जितना अचीव कर पा रहे हैं वही हमारी होती है नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन थोड़ी सी अलग है तो एज इट इज़ सेम ही, बस इसमें ये होता है जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, रिक्वायर्ड कैपिटल है, वो इक्वल भी हो सकती है सेविंग आउटपुट रेशो के और इक्वल नहीं भी हो सकती, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जितना हमें रिक्वायर है रिसोर्सेज उतने ही हमारे पास हों ही। अब हमारी आती है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो स्टडी स्टेट में हमारा क्या होता है, एक्चुअल, वारंटेड और नेचुरल हमें तीनों इक्वल करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट जब हमारे तीनों इक्वल हो जाते हैं, जो कि बहुत रेयर है किसी भी इकोनॉमी में, बहुत ही ज़्यादा रेयर सिचुएशन होती है, इसको अचीव करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। इसीलिए इसको हेरन ने क्या नाम दिया है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम, यानी चाकू की धार पे रहने वाला इक्विलिब्रियम, जो कि एक बड़ी मुश्किल से अचीव होता है और एक बार हिल गया तो वापस से उसको सेम इक्विलिब्रियम पे लाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो इकोनॉमी है ना वो स्टेबल रहती है, ठीक है। ओके, सो इफ़ इकोनॉमी अचीव दिस इक्विलिब्रियम देन इकोनॉमी विल स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं इक्विलिब्रियम लेवल तो लॉन्ग टर्म में हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहती है, राइट। अब इसके कुछ हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि अगर हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या सिचुएशन होगी वो हम पढ़ लेते हैं। अगर हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होती है, अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी ग्रोथ है वो कैपिटल से नेगेटिव रिलेटेड होती है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे याद रखिएगा। अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा है इसका मतलब कि एक्चुअल कैपिटल हमारी कम है, वारंटेड ग्रोथ रेट हमारी कम है यानी कि रिक्वायर्ड कैपिटल हमारी ज़्यादा है, इसका मतलब जो एक्चुअल डिमांड है, इसका मतलब जो एक्चुअल डिमांड है हमारी कैपिटल की वो लेस देन है रिक्वायर्ड कैपिटल से, विच लीड द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब जब एक्चुअल कैपिटल हमारी कम है रिक्वायर्ड कैपिटल से यानी कि हमारी कैपिटल कम पड़ रही है, तो ये हमारा एडवर्स इफेक्ट करता है प्रोडक्शन पे, यानी जितना हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ये हमारी कौन सी सिचुएशन होगी, एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं ना प्रोडक्शन जितना हमें करना था, तो यहाँ पे हमारी क्रॉनिक इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, यानी हमारे प्राइजेस बढ़ जाएंगे। इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, पोटेंशियल जो है ना वो सीधा क्रॉनिक ऐसे ही ये उसकी लाइंस बनती है, ये हमारा पोटेंशियल या फिर जो वारंटेड नेचुरल होता है वो, लेकिन जो हमारा एक्चुअल होता है वो इस टाइप से बनता है, हमने पढ़ा हुआ है ना बूम रिकवरी और बिजनेस साइकिल में हम पढ़ते हैं, तो ये हमारी ऐसे साइक्लिकल होता है। तो यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे वो एक बार देख लीजिए। ओके, तो एक्स एक्सेस पे हम अपने टाइम को दिखाएंगे, वाई एक्सेस पे हम अपनी ग्रोथ को दिखाएंगे, टाइम के साथ साथ हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है। सो एक्चुअल ग्रोथ रेट जब हमारी ज़्यादा होती है वारंटेड ग्रोथ रेट से तो वहाँ हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, और जहाँ तक दोनों सेम होती हैं हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, राइट। ये हमारा डायग्राम है। एंड सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट कम है, वारंटेड एक्चुअल ग्रोथ रेट कम है यानी एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा होगी, वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा है यानी वारंटेड वो रिक्वायर्ड कैपिटल कम होगी, मींस एक्चुअल डिमांड ऑफ कैपिटल मोर देन रिक्वायर्ड कैपिटल।
अब हमारी एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी वो तो हमारी कम थी, तो यहाँ पे हम अच्छे से उसको रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब हमारे पास अबेंडेंट होता है रिसोर्सेज का तो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो वहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी जो है कैपिटल की वो कम हो जाएगी, जो कि डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को राइज़ करेगी। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड तो हमारी कम है, बट हमारी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, कैपिटल हमारी ज़्यादा हो रही है ना। सो ये हमारी क्रॉनिक डिफ्लेशन की सिचुएशन को दिखाएगी। इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ओके, डायग्राम क्या है, हमारे एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम अपनी ग्रोथ को ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो वारंटेड है ग्रोथ रेट वो ज़्यादा है एक्चुअल ग्रोथ रेट से। वारंटेड हमारा सीधे सीधे जा रहा है और ये हमारी थोड़ा सा साइक्लिकल जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना, एक्चुअल हमारा थोड़ा साइक्लिकल जाता है, ये ए है। और जहाँ पे दोनों सेम होती हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। अब सेम सिचुएशन हमारी वारंटेड और नेचुरल के लिए भी है। जहाँ पे हमारी वारंटेड ज़्यादा होगी नेचुरल से, ठीक है, वहाँ पे हमारी डिप्रेशन यानी डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी। ओके, इसका डायग्राम सेम अभी मैं आपको समझाती हूँ। पहले ये वाली सिचुएशन बता देती हूँ। जहाँ पे ग्रोथ रेट हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट हमारा कम होता है और नेचुरल ग्रोथ रेट हमारा ज़्यादा होता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, यानी जितना हम अचीव कर पा रहे हैं, जितना हम चाहते थे उससे ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, क्योंकि ग्रोथ हमारी ज़्यादा है प्रोडक्शन से, इसका मतलब कि प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अब डायग्राम देखो, अगर ग्रोथ हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट कम है तो वो दोनों चीज़ों से कम होगी, अगर हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो वो दोनों चीज़ों से ज़्यादा होगी। डायग्राम आपके सेम बनेंगे। नेचुरल ग्रोथ रेट हमेशा आपका मिड में यहाँ पे कर्व बनेगा दोनों के, ठीक है। और जैसा वहाँ पे था कि एक्चुअल ज़्यादा है, तो एक मिनट, ये वाली सिचुएशन, जब आपका एक्चुअल ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा, तो यहाँ पे भी जब आपका एक्चुअल ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा, यहाँ पे एक्चुअल कम है तो डिफ्लेशन होगा। सेम सिचुएशन है। ओके, सो डायग्राम आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।